इंडिया के रॉ और अमेरिका के सीआईए के बीच भारत की आजादी से ही चल रही है एक सीक्रेट जंग, जिसके बारे में आम जनता बिल्कुल नहीं जानती। और इसी जंग ने पिछले कुछ दशकों में गुमनाम हत्याओं के ढेर खड़े कर दिए हैं। इसमें शामिल है भारत के टॉप ब्रेन्स और साइंटिस्ट, टॉप डिप्लोमैट्स और यहां तक कि हमारे खुद के एक्स प्रधानमंत्री तक। और ये सारे मर्डर्स, वॉर्स, टेररिज्म और डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं दोनों देशों के चेहरों पर एक मुस्कान के साथ। 18 सितंबर 1947 अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी का जन्म हुआ, जिसका काम था पूरे दुनिया में अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जाना। इनके जन्म के 10 सालों में ही इनके पास पूरे दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सभी 190 प्लस देशों की हर बारीकियों का, हर एक कमजोरियों का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट था। उन देशों में कौन सी सरकार है, ऑपोजिशन में कौन सी पार्टी है, कौन सी सरकार टिकेगी और कौन सी गिरेगी, देश में लोग कितने हैं, कितने रिलीजियंस और कितने कल्चर्स हैं, रिबेल ग्रुप्स कितने हैं जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं, ये सारा इंटेल इन्होंने कुछ ही सालों में इकट्ठा कर दिया था। स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों वीडियो जो है इंटरनेशनल रिलेशन पर हमारा जो टॉपिक है, जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन पर वीडियो बनाना, वीडियो लाना, तो आप लोग के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों ये इतिहास का वीडियो है, एक तरीका से कह सकते हैं कि इस वीडियो के जरिए हम आपको भारतीय इतिहास तक लेके जाएंगे कि भारत का इतिहास कैसा रहा। और भारत में जो सुख शांति बना हुआ है दोस्तों, वो यूं ही नहीं बना रहता है, इसके पीछे बहुत सारे मेहनत होते हैं, बहुत सारे खुफिया एजेंसी, जैसे हमारे खुफिया एजेंसी रॉ है, रॉ का हाथ है। रॉ जो है अंदर अंदर अपना काम करता है और वो देखता रहता है कि हमारे देश के अंदर कोई मतलब आतंकी गतिविधि तो नहीं चल रहा है, हमारे देश के तोड़ने का कोई मतलब दूसरा देश उस पर कोई काम तो नहीं कर रहा है, कोई दूसरा एजेंसी घुसपैठ तो नहीं कर रहे हमारे देश में। तो इसी विषय पर, इसी टॉपिक पर जो है हम वीडियो लेके आए हैं। वीडियो है रॉ से संबंधित। रॉ और CIA अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है, उनके बीच हमेशा जो है नाक में चोली चलता रहता है दोस्तों। ये हम पब्लिकली नहीं आता है ये बात, लेकिन ये अंदर की बात है और ये बात ऐसे भी टॉप सीक्रेट ही रखा जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले वीडियो वॉच करेंगे, फिर हम लोग करेंगे वीडियो पे डिस्कशन। जितने भी नए व्यूवर है हमारे चैनल पे, जो है हाथ जोड़कर विनती है, जो नया व्यूवर हमारे चैनल पे आते हैं वो उनको सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर दे, कमेंट जरूर करें दोस्तों। क्या आप चाहते हैं, किस तरह का वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका जो विचार है, सुझाव है, उस पर हम जरूर ध्यान देंगे। आइए दोस्तों वीडियो वॉच करते हैं। रिबेल ग्रुप्स कितने हैं जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं, ये सारा इंटेल इन्होंने कुछ ही सालों में इकट्ठा कर दिया था। जो इंटेल इन्हें दूसरे देशों की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके, उन्हें बर्बाद करके, उन्हें अमेरिकन हित में इस्तेमाल करने में मदद करेगा। CIA ने अब तक पूरे दुनिया के 51 देशों की सरकारें अकेले गिराई है। सिर्फ इस एक एजेंसी की वजह से ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई जंग छिड़ी ही है और आज तक चलती आ रही है। कितने ही देश आज US के वजह से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, इन्हें आप स्क्रीन पर ही देख सकते हो। और मिडिल ईस्ट की हालत तो आपको पता ही है। मिडिल ईस्ट में शायद ही कोई देश आज बचा होगा। ये पूरा एरिया कंप्लीटली वॉर टोन है और बर्बाद हो चुका है। सेम हालत अफ्रीका की भी है। अलग अलग देशों में यहां पर सिविल वॉर्स चालू है। CIA की वजह से ही आज यहां पर कई देश तो इतने गरीब है कि अमेरिका से 2 वक्त की रोटी इंपोर्ट करवाए बिना सरवाइव ही नहीं कर पाते। अब 1947 में जब साउथ एशिया में इंडिया का जन्म हुआ था, तब अमेरिका की नजरें इंडिया पर भी पड़ी थी। इंडिया एक नई उभरती डेमोक्रेसी थी और इसीलिए ये साउथ एशिया में US की एक अच्छी पपेट स्टेट बन सकती थी। और इसीलिए अमेरिका ने CIA के जरिए इंडिया को भी अपना बड़ा निशाना बनाया। इन्हें चाहिए था कि ये कैसे भी करके भारत को घुटनों पर ला सके, ताकि भारत कमजोर हो जाए, अमेरिका पर डिपेंडेंट हो जाए और अमेरिका भारत को अपना पालतू बना सके। और नहीं, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। CIA ने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया को ग्लोबली आइसोलेट करने के लिए, इंडिया में और इंडिया के साथ अलग अलग देशों के वॉर्स भड़काने में, इंडिया को टेररिज्म का शिकार बनाने में और इंडिया को कई टुकड़ों में बांटने में। और आगे होने वाले इनके सीक्रेट ऑपरेशंस इन बातों के सबूत बनेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। सबूत बनेंगे कि कैसे इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए CIA ने हमारे तब के दोस्त चाइना के प्राइम मिनिस्टर के मौत के आरोप को हम पर लगाने की साजिश, यहां तक कि सिक्किम को हमारा एक राज्य नहीं बनने देने के लिए तो CIA ने अपनी ही एक खुफिया एजेंट को सिक्किम के राजा की रानी तक बना दिया था। और ऐसे कई सारे ऑपरेशंस कंस्पायर किए, जिनके खुलासे मैं आगे करूंगा।
लेकिन इस सब के बावजूद CIA इंडिया को पूरी तरीके से अपने चपेट में नहीं ले पाया, क्योंकि 1968 में भारत में जन्म हुआ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो आज तक दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, इंडियाज ग्रेट प्रोटेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। जिस एजेंसी ने अपने जन्म से कुछ ही सालों में इंडिया के हित में कई सारे मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर लिए। सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाना, पाकिस्तान का बंटवारा करना, खालिस्तान मुद्दे को दबाना एंड ऑफ कोर्स CIA को काउंटर करना, इन सब में रॉ का एक बहुत ही बड़ा हाथ था। और इसीलिए 1968 से ही शुरू हो गया दो पावरफुल खुफिया एजेंसीज का एक ऐसा सीक्रेट वॉर जो आज तक जारी है। दोस्तों एक चीज हम आपको जानकारी में लाना चाहते हैं, और हमारे जो रॉ है और रॉ इतना आगे तक उनका पहुंच हो गया है, रॉ खुफिया एजेंसी जो हमारे हैं उससे अमेरिका भी अब खौफ खाने लगा है। जस्टिन ट्रूडो देख रहे हैं ना आप, अभी जस्टिन ट्रूडो का जो है क्या स्थिति हो गया है। जस्टिन ट्रूडो भी यही आरोप लगा रहा है कि रॉ जो है ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान भी यही आरोप लगाता है, बाकी का देश भी यही आरोप लगाता है, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं होते। तो रॉ जो है, हम लोग जो भारत में सुख शांति से रह रहे हैं, शांतिपूर्ण से रह रहे हैं, किसी तरह का चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। बाकी दुनिया में देख लीजिए कैसा वार चलता है, कैसा पूरा देश के देश तबाह हो जाता है, पूरा नरसंहार हो रहा है दोस्त। लेकिन हमारे इंडिया जो है शांति प्रिय हम लोग के लिए बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा आर्मी का हाथ तो है ही है, लेकिन हमारा जो खुफिया एजेंसी है, जिसे हम जानते भी नहीं उसमें कौन ऑफिसर है, कौन काम करते हैं, हमारे और आपके लिए वो खुफिया एजेंसी रॉ में काम करते हैं। और वो खुफिया एजेंसी जो है हम लोग को सुरक्षा प्रदान कर। CIA का जो जिक्र बार बार हो रहा है, वो CIA अमेरिका का खुफिया एजेंसी है। इसके बारे में जो है सर ने मतलब बताने की कोशिश की है। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं, आगे बहुत बड़ा वीडियो है। लेकिन ये सब हमारे लिए आसान बिल्कुल नहीं था, और बहुत से इंडियंस को हमारे इतिहास की ये कहानी पता ही नहीं है। 1968 में जब रॉ का जन्म हुआ था, तब इन्हें ना कोई ढंग का ऑफिस दिया गया था और ना ही ढंग के ट्रेन्ड ऑफिसर्स इसमें थे। और इस सब के ऊपर से CIA तो रॉ के जन्म से ही उसे कैसे भी करके खत्म करना चाहता था। लेकिन फिर भी एक वीरान पड़े थिएटर और नौसीखिए ऑफिसर्स से रॉ ने मजबूरी में शुरुआत की, क्योंकि 1968 से पहले हमारे देश की हालत बहुत ही गंभीर थी। हमारा देश ऑलमोस्ट बिखरने के कगार पर था, और उसी कमजोर दौर में CIA ने हमें दुनिया भर में बदनाम करने के लिए हम पर एक भारी डिप्लोमेटिक अटैक लॉन्च किया था। 10 अप्रैल 1955 की रात मुंबई से एयर इंडिया फ्लाइट 300 उर्फ कश्मीर प्रिंसेस इंडोनेशिया के लिए उड़ान भरती है। मगर ये अपने डेस्टिनेशन में जस्ट पहुंचने ही वाली होती है कि उससे पहले ही प्लेन के राइट विंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट से प्लेन जल के धुआं हो जाता है और सीधे नीचे पैसिफिक ओशन में डूब जाता है, और इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो जाती है। अब इस ब्लास्ट की न्यूज पूरे ग्लोबल मीडिया में रातों रात वायरल हो जाती है, लेकिन इस हादसे की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि इस हादसे के कुछ ही घंटे पहले इस प्लेन को चाइनीज प्रीमियर यानी प्राइम मिनिस्टर जाओ एनलाई भी बोर्ड करने वाले थे। लेकिन एंड मोमेंट में उनका प्लान कैंसिल हो गया और इसीलिए वो जिंदा बच गए। अब जाहिर सी बात है, इस न्यूज से पूरे दुनिया भर में यह नैरेटिव छिड़ गया कि हो ना हो ये इंडिया की ही कोई साजिश है चाइना के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की। और इसीलिए अब ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था कि हमें कैसे भी करके भारत के ऊपर लगे इस दाग को मिटाना ही पड़ेगा। सो हमारे तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने तुरंत IB के एक यंग ऑफिसर को इस मिशन पर डिप्लॉय कर दिया, और तब जाके IB इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें यह मालूम पड़ा कि इस पूरे हादसे के पीछे यानी कि चाइनीज प्रीमियर को मार के इसका इल्जाम भारत पर डालने के पूरे प्लान के पीछे CIA अमेरिका का हाथ था। हाँ, वही अमेरिका जो पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी का ढोल बजाते रहता है, और जिसे देख के ही हर इंडियन पॉलिटिशियन भी हमारे यहां पर वैसे ही डेमोक्रेसी को लाना चाहता है। बाद में चाइनीज प्रीमियर की एजेंसी ने भी यही कहा कि हां, CIA ने ही उनके देश के ऑपोजिशन KMT के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था। अब यह केस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन एक चीज यहां पर समझ में नहीं आ रही थी कि CIA भारत को ही क्यों टारगेट करना चाहता है। इसको समझने के लिए ना हमें 1947 के दौर एक ग्लोबल डायनामिक्स को समझना होगा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. साल 1947 आजादी मिलते ही जहां पर अंग्रेजों के जाने की खुशी थी,
वहीं पर दूसरी तरफ भारत में बंटवारे का दुख भी था। इस दौरान ग्लोबल लेवल पर भी एक डिवीजन या कह लो एक ग्रुपिंग शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ 2 ही साल हुए थे। दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर ने दुनिया के बाकी देशों को अपने खेमे में लेने के लिए एक अनडिक्लेयर्ड कोल्ड वॉर छेड़ दिया था। लेकिन भारत के पीएम नेहरू जी ने किसी के भी साइड में जाने से इनकार कर दिया और एक नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM शुरू कर दिया, जिसका मोटिव यह था कि भारत ना यूएसए की तरफ जाएगा और ना ही यूएसएसआर की तरफ, क्योंकि हमने देख लिया था कि ऐसे अलायंसेस के चक्कर में यूरोप का क्या हाल हुआ था। मगर अब प्रॉब्लम यहां पर यह हो गई कि हमारे नाम से यूएसएसआर को तो उतना नहीं, लेकिन यूएसए को बड़ी मिर्ची लग गई, क्योंकि नेहरू जी की ये आइडियोलॉजी सिर्फ इंडिया को ही नॉन अलाइंड नहीं रख रही थी, बल्कि हमारे नाम ग्रुप में दुनिया के ऑलमोस्ट 121 कंट्रीज भी शामिल हो चुके थे। कैन यू बिलीव दैट? आज प्रेजेंट में यूएन में 193 कंट्रीज है और उस समय 121 देश इंडिया के बनाए ग्रुप का हिस्सा बन चुके थे। सो जाहिर है यूएसए बीइंग टॉप सुपर पावर ऑफ दैट टाइम, यूएस को मिर्ची लग गई और इसीलिए सीआईए ने कश्मीर प्रिंसेस ब्लास्ट का प्लान बनाया, क्योंकि इस प्लान से बेसिकली वो एक तीर से 2 निशाने लगा पा रहा था। नंबर 1 निशाना, प्लेन क्रैश के बाद नाम के 2 फाउंडिंग मेंबर्स और दोनों एशिया के बड़े कंट्रीज के बीच एक वॉर छिड़ जाए, क्योंकि उस दौरान इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी अच्छे हुआ करते थे। जब इंडिया ने गोवा को रिक्लेम किया था तो चाइना ने इसको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया था। वहीं पर जब चाइना ने भी तिब्बत को ऑक्यूपाई किया था तो इंडिया ने भी इस पर कुछ ना बोलकर चाइना को साइलेंटली सपोर्ट किया था। ये वही दौर की बात है जब हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाया करते थे। तो इंडिया और चाइना की इसी दोस्ती को सीआईए कैसे भी करके तोड़ना चाहता था। ऑल्सो सीआईए का दूसरा टारगेट था कि ग्लोबली जो भी कंट्रीज इंडिया के ग्रुप में शामिल है उनको यह मैसेज मिले कि इंडिया एक भरोसेमंद एलाय बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी भी आपके पीठ में छुरा घोंप सकता है, जैसे उसने चाइना के साथ किया उनके प्राइम मिनिस्टर को मारने का षड्यंत्र रच के। अब हालांकि सीआईए के इस प्लान पर पानी तो फिर गया, लेकिन वो जल्द ही समझ गया कि अगर उन्हें साउथ एशिया के इस पूरे रीजन में अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो उन्हें इस रीजन में एक पपेट कंट्री बिल्कुल चाहिए होगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये देश या दुनिया कैसे चलता है? देख रहे हैं ना, आज भी प्रॉक्सी वार चलता है। अमेरिका या रशिया या जो भी महाशक्ति है वो खुद नहीं लड़ता है, दूसरे को लड़वाता है खुफिया एजेंसी के द्वारा, और वहाँ पे नया नया जो है क्या बोलते हैं मुद्दा पैदा करता है, नए नए हथियार उनको सप्लाई करता है और फिर जाके उस देश में दंगा फसाद हर एक चीज करवाता है। तो सोचिए आप लोग और समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग अगर इतना शांति प्रिय है तो इनमें कितना मेहनत लगता होगा हमारे खुफिया एजेंसी को, रॉ को, जो अमेरिका जैसे पावरफुल देश को भी मात दे देता है। और धन्यवाद देते हैं हम उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को, जिन्होंने ऐसा अपना सोच बनाया, थिंकिंग बनाया। हम लोग को गॉड गिफ्टिंग एक तरीका से कह सकते हैं, जो गिफ्ट दिया उन्होंने रॉ को बनाया। आइए दोस्तों वीडियो देखें। नाउ लिटरली 0 पॉइंट्स फॉर गेसिंग वो पपेट कंट्री कौन थी? पाकिस्तान। अब देखना कि यूएस पाकिस्तान को अपने साइड में लेने के लिए क्या करता है, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आपका बस 1 मिनट ले, हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे यूएस साउथ एशिया में अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को अपने साइड करने लग गया। सीआईए ने पाकिस्तान पर बेट लगाकर उन्हें तुरंत भर भर के फाइनेंशियल और मिलिट्री एड्स देना चालू कर दिया। अब ऐसे में जाहिर सी बात है इंडिया पर भी तलवार लटकने लग गई और अब हमें मजबूरी में बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए यूएसएसआर की तरफ टिल्ट होना पड़ा। इसी रीजन की वजह से अगर आप देखोगे तो उन दिनों में यूएसएसआर ने इंडिया में बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने में खूब मदद की थी। अब अगर आपके 2 दुश्मन दोस्त बन जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा? बस वैसे ही कुछ हाल यूएसए का भी हो गया था। अब यूएस डेस्परेट हो गया था कैसे भी करके इंडिया को अपने कंट्रोल में लाने के लिए और हमारे देश से सोवियत इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए, जिसका ऑफ कोर्स बेस्ट सोल्यूशन था इंडिया के ग्राउंड पे उतरकर इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री मारना। और एग्जैक्टली वही यूएस ने किया भी। सो 1957 में पूरी दुनिया की फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंडिया के केरला में खड़ी हो गई। मतलब आप समझ सकते हो इस साल तक सोवियत इन्फ्लुएंस इंडिया में इतना आ चुका था कि अब लोग खुद से उनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को वोट करके चुन रहे थे और इसीलिए केरला ही बन गया था यूएस का फर्स्ट टारगेट। यूएस ने तुरंत सीआईए को मिशन असाइन कर दिया केरला की सीपीआई गवर्नमेंट को पावर से गिराने का। और आप मानोगे नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट अपना 5 साल का टर्म पूरा कर पाती उससे पहले ही सिर्फ 2 सालों में केरला में इतने प्रोटेस्ट होने लग गए कि इंडियन गवर्नमेंट को खुद केरला की सीपीआई गवर्नमेंट को गिराकर
वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज करना पड़ गया। लेकिन गवर्नमेंट का गिरना ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इससे कई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें बाद में कहीं पर जाकर यह पता चला कि ये सब कुछ तो सीआईए की साजिश थी। उन्हें केरला के लोकल लोग और लैंग्वेजेस से लेकर केरला की वल्नरेबिलिटीज तक के बारे में इतने डिटेल में पता था कि उन्हें सिर्फ 2 साल लग गए वहां की सरकार को गिराने में। इवन जो प्रोटेस्ट भी वहां पर हो रहे थे वो सारे भी पेड प्रोटेस्ट थे। अब जरा सोचो, ये खबर कहां तो इंडिया को ये सारा कांड होने से पहले ही पता होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी कंप्लीटली क्लूलेस थे इस बारे में। हमें रत्ती भर का भी इंटेल नहीं था कि सीआईए हमारे ही देश के जमीन में क्या गेम खेल रही है। और भूलो मत, आईबी एक समय पर इतनी सक्षम थी कि इसके मदद से ब्रिटिशर्स ने कई बार इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स और बड़े इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को दबाया था। लेकिन अब ये डिपार्टमेंट अचानक से निकम्मी हो गई थी। और हद तो तब पार हो गई जब 1962 के इंडो चाइना वॉर में हमारे पास इंटेल नहीं था, वो बात तो छोड़ दो, उल्टा हमारे पास गलत इंटेल था। देखो, किसी भी वॉर का विनिंग फैक्टर क्या होता है? उस कंट्री का इंटेलिजेंस, जिसके हिसाब से उस देश की डिफेंस फोर्सेस अपने प्रोएक्टिव मिलिट्री प्लान्स बनाती है, जैसे कहां पे कितने सोल्जर्स को डिप्लॉय करना है, कहां पे कितनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स रखनी है, अटैक्स कहां से होने वाला है, वगैरह वगैरह। लेकिन इंडिया चाइना वॉर के समय में आईबी के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, आपको पता है? पहला इंटेल, चाइनीज एयरफोर्स हमसे बहुत सुपीरियर है। अगर इंडिया एयरफोर्स यूज करता है काउंटर स्ट्राइक के लिए, तो चाइना गुवाहाटी और कोलकाता जैसे सिटीज को बॉम्ब कर देगा। दूसरा इंटेल, चाइना के पास तिब्बत में भी अपना एक बेस है जिससे वो हमें इजीली अटैक कर सकता है। तीसरा इंटेल, वॉर के दौरान तिब्बत के बॉर्डर एरियाज में रहने वाले चाइनीज लोकल्स भी चाइना को सपोर्ट करने के लिए हम पर हमला बोल देंगे। लिटरली इंफॉर्मेशन ना रहना एक अलग बात है, लेकिन ऐसा मिस इंफॉर्मेशन तो हमें पैरालाइज कर देगा। और वही हुआ भी। आईबी के इसी इंटेल फेलियर ने एक बार फिर से इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि आज तक इसी के वजह से भारत का एक बड़ा टुकड़ा चाइना के कंट्रोल में है। अब ये बात आज तक जितना हर एक भारतीय को चुभती है, उससे कहीं ज्यादा आईबी के एक जूनियर ऑफिसर को भी चुभ रही थी। और इसीलिए उन्होंने आईबी में रहते हुए ही अपने ही डिपार्टमेंट के मुंह पे ये कह दिया कि ये सब हमारी ही गलती है, हमारी वो काबिलियत ही नहीं है जो हमें हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए चाहिए। उन्होंने ये बात 1962 में कही थी। और 1965 में आप जानते हो क्या हुआ? द इनफेमस 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, जो मेरे हिसाब से तो हम जीत के भी कहीं ना कहीं हार चुके। क्योंकि इसी के बस 1 साल बाद हमारे देश के 2 सबसे वीर और नेशनलिस्ट लीडर्स का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा। ये भारत के 2 ऐसे पर्सनालिटीज थे जो हमारे देश को इतना सक्षम बनाना चाहते थे कि हम बाकी के सुपर पावर से कंधा मिला सके। होमी भाभा ने तो 1965 में ये तक स्टेटमेंट दे दिया था कि भारत 1966 तक, यानी कि सिर्फ 1 ही साल में एक न्यूक्लियर पावर वाला देश बन जाएगा, जो टेक्नोलॉजी उस दौर में सिर्फ 4 ही देशों के पास थी। और इसीलिए सीआईए ये हरगिज नहीं होने देना चाहता था। सो इंडिया पाकिस्तान वॉर के बस 1 ही साल बाद 1966 में सीआईए ने इन दोनों का मर्डर कर दिया। लेकिन अफसोस की बात तो यह थी कि इसके बारे में भी हमें खुद सीआईए से ही पता चला, आईबी से नहीं। इसी दौर में सीआईए के स्टेशन चीफ ने खुद एक इंटरव्यू में यह एक्सेप्ट किया कि शास्त्री जी और होमी जहांगीर भाभा को उन्हीं लोगों ने मारा था। लेकिन हमारी आईबी को अगेन इस बात का रत्ती भर का भी अंदाजा नहीं था। अब शास्त्री जी के मौत के बाद इंदिरा गांधी पावर में आ गई। और जैसे हर एक कंट्री का एक एसओपी होता है वॉर के बाद चीजों को एनालाइज करना, वैसे ही इंडिया ने भी 1965 के वॉर के बाद जब एनालाइज किया, तब अगेन क्या पता चला? यही कि 1965 का वॉर भी आईबी के ही तरफ से एक कंप्लीट इंटेल फेलियर था। अब इंदिरा गांधी जी अपने समय की एक हार्डकोर नेशनलिस्ट थी, उनसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत आईबी में काम कर रहे उसी ऑफिसर को बुलाया जो पीएम नेहरू की सिक्योरिटी काफी सालों से देख रहे थे, जिन्होंने कश्मीर प्रिंसेस वाला वो दाग इंडिया से मिटाया था। और उन्होंने ही 1962 वॉर के बाद भी अपने ही डिपार्टमेंट आईबी के फेलियर को हाईलाइट किया था। जानते हो ये यंग ऑफिसर कौन थे? द जेंटलमैन एंड स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ, ऑल्सो नोन एज RN काओ। वीडियो बहुत लंबा है, इसलिए ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं और जल्द ही हम आपको सेकंड पार्ट भी ला करके दिखाएंगे। और सोचिए दोस्तों, ये इतना बड़ा वार चल रहा है दुनिया में, अमेरिका खुद नहीं लड़ा, अभी यूक्रेन
और रसिया का जो है युद्ध चल रहा है, उसमें आपको क्या लगता है? अमेरिका नहीं, मतलब अमेरिका नहीं लड़ रहा है, अमेरिका ही लड़ रहा है, लेकिन खुद नहीं होकर आग सामने नहीं आकर के यूक्रेन को सामने खड़ा कर दिया है। अफगानिस्तान में भी ऐसा ही हुआ, और अभी इजराइल का और बाकी देशों का जो गाजा पट्टी में जो युद्ध चल रहा है, आपको क्या लगता है वो युद्ध इजराइल लड़ रहा है? जी नहीं, वो लड़ रहा है वहां पे क्या बोलते हैं अमेरिका, और अमेरिका ही लड़वाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा से अमेरिका के खिलाफ ही रहे हैं, खिलाफ नहीं अगर तो उनके सपोर्ट में भी नहीं रहे हैं। हम लोग रसिया जो है हम लोग का एक अच्छा मित्र, मजबूत मित्र, विश्वसनीय मित्र है हमारा, उनके साथ में हम लोग रहते हैं। इसीलिए देख रहे हैं ना आप, कितना बड़ा प्रॉक्सी वार चल रहा है। लेकिन धन्यवाद देते हैं हम उन ऑफिसरों को, जिन ऑफिसर को जो है हम लोग जानते नहीं है, उनका नाम नहीं होता है, वो गुमशुदा रहते हैं जीवन भर, लेकिन हमारे हित के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। सलाम है ऐसे ऑफिसरों रॉ को, ऐसे एजेंसी को। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है, हम आपको सेकेंड पार्ट वीडियो जल्द लेके आएंगे, आप इंतजार करिएगा, जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।